अनंत वंदन नमन। इस संसार के अंदर दो प्रकार के मृग यानी हिरण, दो प्रकार के मृग होते हैं। जिस एक मृग को आप जानते हैं रामायण के अंदर, कौन सा मृग था निर्मल जी? स्वर्ण मृग। एक मृग जिसका नाम है स्वर्ण मृग, और एक मृग जिसको शायद कुछ लोग जानते भी हो, उसका नाम है कस्तूरी मृग। सुना होगा, सबने सुना होगा। तो अब दो प्रकार के मृग हैं, यहाँ से बात हम प्रारंभ करेंगे और दोनों मृग की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 स्वर्ण मृग। सबसे पहले स्वर्ण मृग होते हैं हाँ, यानी स्वर्ण मृग होते नहीं हैं स्वर्ण मृग जैसा कुछ दिखता है, जैसा स्वर्ण मृग जैसा हम अनुमान लगाते हैं, स्वर्ण मृग जैसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा एहसास होता है। यानी एक होता है स्वर्ण मृग जो स्वर्ण जैसा लगता है। नंबर 2 कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग से क्या अभिप्राय पकड़ा है आपने? जिस मृग के नाभि में कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ रहा हुआ है, और वो कस्तूरी जो है इतनी कहते हैं सुगंधित है, इतनी सुगंधित है कि उसका सुगंध का नशा किसको आ रहा है? उस मृग को, जिस मृग ने धारण करा हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं है। उस मृग को उसका बोध नहीं है, उसको लगता है सुगंध कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है। उसे भ्रम हो जाता है, उसे भटकना हो जाता है। वो इतना भटकता है, इतना भटकता है, इतना भटकता है, कहते हैं भटकते भटकते दम टूट जाता है। और जिस क्षण दम टूटता है अंतिम पल होता है, और कहते हैं जैसे ही वो कहते धराशायी होता है, वैसे ही उसे पता लगता है, जैसे विश्राम को प्राप्त हुआ, जैसे ही जमीन पे बैठ गया, वैसे उसे पता लगा कि कहीं बाहर में सुगंध नहीं है। सुगंध कहाँ पे है? मेरे अंदर। अब तक नजर कहाँ थी? बाहर। बाहर नजर थी तो बाहर दिख रहा थी, बाहर मिल रही थी सुगंध, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था। बाहर से नहीं मिल रही थी, अपने ही भीतर से आ रही थी। लेकिन इस ह्यूमन साइकोलॉजी का एक नियम है, ऐसे पशुओं की भी साइकोलॉजी का एक नियम है, जैसा प्रोजेक्शन करोगे वैसा वैसा प्रतीत होना शुरू होता है। जैसा वैसा भाषित करने लगते हो, वैसा वैसा एहसास होने लगता है। ये ऐसा ही है क्योंकि ब्रह्म ने हमेशा किसको पुष्ट किया है? मान्यता को, मिथ्या मान्यता को। ब्रह्म ने हमेशा हमारी रॉन्ग बिलीफ्स को पुष्ट किया है। ऐसे ही अब हम समझेंगे, एक हुआ कस्तूरी मृग और एक हुआ स्वर्ण मृग। ऑर्डिनरी मृग की बात नहीं कर रहे। अब इन दो मृगों के अंदर में हमें विवेचन समझना है, संबंधों में संबोध कैसे पैदा हो। संबंध कब तक रहेंगे? जब तक कर्म है।
जब तक कर्म का बंध हो रहा है, जब तक कर्म का बंध है तब तक संबंध है। मेरा स्वरूप कैसा है? अबंध है। मेरा स्वरूप अबंध है, कर्म बंध मेरे संयोग में है, यानी पुराने कर्म चल रहे हैं और उस कर्म के उदय से नए 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 लोग मुझे मिलते हैं और उन लोगों से मेरा संपर्क होता है, उन लोगों से रिश्ते जुड़ते हैं, उन लोगों के साथ अट्रैक्शन होती है, उन लोगों के साथ रिपल्शन होती है। यानी ये दौर चलता है, एक क्रमशः दौर चलता है। कभी किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी किसी से रिपल्सिव हमें जो है बिहेवियर पैटर्न मिलते हैं। तो कहने का अभिप्राय, ये जिंदगी ऐसी है कि कभी जो है हम रिश्ते बनाते हैं वो सांच के रिश्ते होते हैं और कभी जो है रिश्ते बनते हैं वो कांच के रिश्ते बनते हैं। एक शब्द है सांच और एक है कांच। सांच और कांच में अंतर जानना हो तो दो स्वर्ण मृग हमेशा याद रखना। जो सांच के रिश्ते हैं यानी सच्चे रिश्ते हैं, वो कौन से मृग के जैसे हैं? कौन से मृग जैसे हैं? कस्तूरी। सांच यानी सच्चा। अब सच्चा रिश्ता एक व्यक्ति का किसके साथ हो सकता है? जिनके साथ बहुत प्रेम है, यानी ये निर्णय इसलिए करना है क्योंकि निर्णय हमारा अब तक जो रहा उस निर्णय को धराशायी करने में हमें प्रॉब्लम होती है। हम कैसे कह दें, क्योंकि जिनके साथ हमारा अनुराग का संबंध है और उन लोगों के संग रह करके कितने उन्होंने हम पर उपकार किए, कितना उन्होंने हमारी अच्छी परवरिश की, कितना उन्होंने हमारा ध्यान रखा, कितनी सार संभाल किया, लेकिन फिर भी वो रिश्ते सांच के नहीं है। और रिश्ते कैसे हैं? कांच के हैं। क्यों कांच के हैं? कांच के बर्तन को कैसे हैंडल करते हो? एक स्टील का बर्तन हाथ में उठाओ, जोर से भी रखो, कोई आपको डर नहीं है। लेकिन कांच का बर्तन आपके हाथ में हो और वो हाथ आपका कांपने लगे, आपको लगता है छूट जाएगा, उससे पहले से छोड़ दो, यानी उससे पहले ही नीचे रख दो। यानी कांच के बर्तनों के साथ हम व्यवहार करते हैं, बहुत डेलिकेट वे में व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एक कांच जो है एक बार टूट गया, यानी कांच का ग्लास नीचे गिर गया, टूट गया, तो वापस ये रिजॉइन नहीं हो सकता। यानी जितने संबंध हमारे दूसरों से है, दूसरा I प्लस यू, जितने संबंध हमारे दूसरों के साथ है वो सारे के सारे कैटेगरी के, उसमें कोई आप प्लस माइनस मत रखो, सारे संबंधों की एक टीम बना लो और वो सारे संबंध किसके हैं? कांच के। जो संबंध कांच के हैं उसके अंदर कभी भी टूटने की संभावना नहीं। टूटने की नियति है, संभावना तो शब्द ही खत्म कर दो। टूटने की नियति से जुड़े हुए हैं। जितने संबंध आपके हैं वो कितने प्यार मोहब्बत वाले हो, कितने अच्छे घराने के संबंध आपके साथ जुड़े हो, कितने अच्छे आपके फ्रेंड्स बने हो, लेकिन आपको पता है, तह में पता है, कोर एरिया में जाके पता है, सारे संबंध जो है जिसको भगवान महावीर ने एक शब्द दिया और वो शब्द है भेद संबंध। क्या शब्द दिया? भेद, अलग। मेरा और आपका क्या है? भेद है। आप अलग हो, हम अलग हैं, यानी एक भेद संबंध है। तो सांच के जितने रिश्ते हैं उसको शब्द दिया है अभेद संबंध। क्या शब्द दिया? अभेद, कोई भेद ही नहीं है। किसके साथ मेरा कोई भेद वाला संबंध नहीं हो, वो कोई दूसरा नहीं है, वो मैं ही हूँ। मेरा रिश्ता मुझसे हमेशा ही रहने वाला है।
चाहे यहाँ से मैं देवलोक में जाऊं, चाहे यहाँ से मैं पशु योनि में जाऊं, चाहे यहाँ से मुझे छिपकली ही बनना पड़े, लेकिन मेरा रिश्ता मुझसे सदैव है। मेरा कनेक्शन मुझसे नहीं टूटता। भाव बदले, भाव बदले, क्षेत्र बदले, परिस्थिति बदले, लेकिन मेरा रिश्ता मुझसे कायम है, तीनों काल में है, त्रैकालिक है। वो रिश्ता अटूट है, वो रिश्ता अभेद है, और वो रिश्ता कस्तूरी मृग जैसा है। जब इतनी सी बात समझ में आ जाएगी तो अब आगे की बात समझना बहुत आसान हो जाएगा कि जो कोई दूसरा व्यक्ति आपको दिखता है उसके साथ आपके कनेक्शंस जो हैं वो कैसे वाले हैं? कांच वाले संबंध है, जिसका टूटना उसकी नियति है। क्योंकि कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कितना गहरा क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन उस संयोग का वियोग निश्चित रूप से होगा। या तो जिंदगी रहते रहते हो जाएगा, या जिंदगी समाप्त होने पर तो होने ही वाला है। जिंदगी समाप्त होने पर, चाहे उसकी जिंदगी समाप्त हो या आपकी जिंदगी समाप्त हो, जिंदगी समाप्त होने पे रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर तू कौन और मैं कौन, कहाँ चले गए, सब समुद्र में चले गए। फिर वापिस कब मिलना होगा पता नहीं है, लेकिन मिलेंगे जरूर, क्योंकि ये साइकिल है। साइकिल है और साइकिल के अंदर बहुत लेना देना किया हुआ है। जो लेना देना करा हुआ है, जिसको हमने कल एक नाम दिया था स्नेहानुबंध, शब्द दिया था स्नेहानुबंध। ऋणानुबंध शब्द से ही स्नेहानुबंध निकला है। ऋणानुबंध यानी ऋण चुकाना है। ऋण चुकाना है यानी जिस बंध के पीछे, यानी जिस कर्जे के पीछे पूर्व में जो बंधा हुआ था, उसका फल आपको संबंध मिले हैं। और उन संबंधों में जितने प्लस माइनस होते हैं, उसके पीछे पीछे वापस नए क्या हो रहे हैं? बंध हो रहे हैं। इसलिए कहा कि ये ऋणानुबंध जो का है, एक नाम है स्नेहानुबंध और दूसरा है वैरानुबंध। स्नेह का अनुबंध और एक है वैर का अनुबंध। एक कौन सा संबंध हम सुन रहे हैं? भेद या अभेद? भेद संबंध। ये भेद संबंध की बात कर रहे हैं। भेद संबंध यानी मुझसे आपका भेद है, मुझसे आप अलग हो। यानी जितने जितने संबंध मेरी इस दुनिया में बिखरे पड़े हैं, जितना जितना विस्तार किया हुआ है, हर एक संबंधों को पॉलिश करने की हम सोचते हैं, हर संबंधों को हमने पुष्ट करने का विचार रखा है। लेकिन याद रखिए, सारे भेद संबंध है। करने से पहले पूरा विचार होना चाहिए, करने से पहले पूरी हकीकत समझ में आनी चाहिए कि जिन संबंधों को डे एंड नाइट हम पुष्ट करने में लगे हुए हैं, वो सारे संबंध जो है वो कांच के संबंध हैं। हैंडल विथ केयर। कोई कांच का सामान कोरियर करवाना हो तो लिखना पड़ता है ना बॉक्स के ऊपर, कार्टन के ऊपर लिखना पड़ता है हैंडल विथ केयर, क्योंकि इसमें बहुत डेलिकेट सामान है। ऐसे जितने कांच के रिश्ते हैं वो सब हैंडल विथ केयर, बहुत सॉफ्टली हैंडल करना पड़ेगा। यदि आपकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगी, आप कहते हो कोई बड़ी बात नहीं, इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ। कई लोगों के ये भान होता है, कई लोगों की ये माइंड में सेटिंग होती है, हम ठीक कर लेते हैं, हम रिश्तों को बिगड़ जाए तो ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जो बात समझ में जितनी आसानी से आपको आ जाती है, लेकिन याद रखिए वो संबंध जो बिगड़े और वो संबंध जो वापस ठीक हुए, उसके बीच का जो गैप है, उस गैप के अंदर होता क्या है? उस बीच के गैप के अंदर आत्म ध्यान होता है, सतत आत्म ध्यान होता है, सतत उसी व्यक्ति का विचार आता है, सतत उसी घटना के अनुक्रम परिक्रम में हम चलते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि सारे संबंधों को रैप अप करके एक टीम में डाल दिया कि सारे संबंध कांच के हैं। हैंडल विथ केयर, हैंडल का विथ केयर का मतलब है संबोध जगा करके उन रिश्तों के साथ रहना, संबोध जगा करके। संबंध छोड़ने की बात नहीं कर रहे,
संबंध तो छूटने वाले है ही नहीं, क्योंकि कर्म के उदय के कारण ये संबंध बने हैं, जिसको छोड़ने का विचार नहीं, लेकिन छोड़ने की बात जरूरत भी नहीं। यहाँ तो संबोध जगा करके संबंधों को जिया जाए। संबोध जगा के कैसे जिया जाए, यदि ये प्रश्न आता हो तो याद रखिए एक शब्द, और वो शब्द है अनटच। क्या करना? संबंधों को जीना, लेकिन अनटच होके जीना। अनटच का मतलब वो संबंध आपको कहीं से भी छू ना सके, वो संबंध कहीं से भी आपको प्रभावित ना कर सके, वो संबंध कहीं से भी आपके माइंड को जब्त ना कर सके। ऐसा संबंध हो जिससे आपके अंदर में राग और द्वेष के भाव भी क्या रहेंगे? मंद रहेंगे। आते तो रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन तीव्रता वाले राग द्वेष नहीं होंगे। और इसीलिए ज्ञानियों ने ये बहुत सुंदर तरीका बताया कि जितने जितने आपके संबंध हैं, उन संबंधों में संबोध जगाया जाए। तो अब हमारा शुरू होता है स्नेहानुबंध। स्नेहानुबंध क्या घोषणा करता है? स्नेहानुबंध, स्नेह के अनुबंध में दोनों साथ साथ चल रहे हैं। स्नेह का धागा दो व्यक्ति के बीच में चल रहा है। बहुत स्नेह है, बहुत दिल लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं व्यवहारिक भाषा के अंदर, या जिसको कहते हैं एक दूसरे की बहुत अच्छी पटती है, एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे के अंदर में एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे के साथ रहने में प्रॉब्लम नहीं है। और ये स्नेहानुबंध पूर्व जन्म का फल है। यदि कोई व्यक्ति की दोनों की बहुत अच्छी पट्टी हो और जब भी ऐसा नज़ारा देखो तब ये सोचना है कि ये इनके पूर्व जन्म का फल है। नंबर 1 ये विचार आए, संबोध जगाने की बात कर रहे। स्नेहानुबंध में संबोध जगाने के लिए यदि ये विचार आ जाए कि मेरा किसी से संबंध बहुत सुरीला चल रहा है, कोई सलवटे उसमें पड़ी नहीं है और एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंध जो है ये पूर्व जन्म का फल है। अब फल भोगने में आता है, फल चखने में आता है, तो फल भोगा जाए या क्या किया जाए? संबोध जगाना है, पूर्व जन्म का ये फल है कि हम किसी के साथ बहुत क्लोज हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है, एक दूसरे को पॉजिटिविटी देते हैं, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स रहते हैं दोनों के, यानी बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे की फील्ड में रहना, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रहना अच्छा लगता है, अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। लेकिन ये पूर्व जन्म का फल है। यदि इसमें संबोध नहीं जगाया तो फिर ये संबंध क्या कारण बनेंगे? कर्म बंध का कारण बनेंगे। क्योंकि हमें लगता है प्रेम करने में क्या प्रॉब्लम है, हम द्वेष तो नहीं कर रहे हैं, हम द्वेष तो नहीं कर रहे हैं, तो प्रेम रखने में क्या प्रॉब्लम है? सामने वाला प्रेम देता है, हम भी उसे बदले में प्रेम देते हैं, यानी प्रेम का व्यवहार एक दूसरे के साथ चलता है। लेकिन याद रखिए, नंबर 1 भेद संबंध है, नंबर 2 कांच के रिश्ते हैं, नंबर 3 एक जैसा उदय का काल रहता नहीं है। आज तक तो लगा इतना लंबा समय बीता, हम दोनों के बीच में कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई और लगता है बहुत सुंदर संबंध है, लेकिन आगे भविष्य में कौन से कर्म की परत बदलने वाली है उसका बोध किसी को नहीं है, उसकी आगाही किसी को नहीं है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के कर्म का जो फाइल है वो अलग अलग है, और जैसे घटना घटने वाली होती है वैसी वैसी मति बन जाती है, वैसे भाव आ जाते हैं, वैसे शब्द निकल जाते हैं और वैसा ही व्यवहार हो जाता है। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा, संबंधों में संबोध जब तक नहीं जागेगा, ये चक्र चल रहा है संबंधों का, जिसके साथ आज बहुत स्नेह का संबंध है, उसके साथ भी कभी न कभी कौन सा संबंध हो सकता है?
द्वेष का, उसके साथ द्वेष हो सकता है, वो द्वेष में पलट सकता है। स्नेहानुबंध जो है वो कहते हैं पहले बेसुरा होने लग जाता है और बेसुरे संबंध जो है वो वैरीले बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्रम है ये सृष्टि का, क्योंकि कर्म के चक्र से सब चल रहा है और कर्म का चक्र पलटने के लिए तैयार होता है, वो पलटता ही रहता है, हर समय पलट रहा है। तो इसलिए ज्ञानियों ने कहा जब संबंध अच्छे चल रहे हो उसी में सावधान। और ये पता है आपको कि जब द्वेष वाले संबंध हो उसमें तो हम सावधान हो जाते हैं। जहां प्रेम वाले रिश्ते हो, मैत्री वाले रिश्ते हो, वहां जो है हम संभलना बहुत मुश्किल लगता है, मानने में नहीं आता, विचार करने में नहीं आता, सोचने में भी नहीं आता, सुनना भी अच्छा नहीं लगता कि अभी जो स्नेह के रिश्ते चल रहे हैं वो कभी भी पलट सकते हैं। ऐसा सुनना भी गवारा नहीं है, ऐसा सुनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये कर्म का चक्र है और कर्म का चक्र कहता है इमोशंस हमेशा पलटने के लिए होते हैं, क्योंकि इमोशंस कौन से कर्म का उदय है? मोहनीय। मोहनीय कर्म के उदय से स्नेह जागा, मोहनीय कर्म के उदय से स्नेह के अंदर दरार पड़ी, मोहनीय कर्म के कारण ही वो दरार जो है उसने दुर्भाव पैदा कर दिए। ये हो गया मोहनीय कर्म की विचित्र दशा। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा कोई भी टाइप का संबंध हो, संबोध जगा करके जिया जाए। संबोध जगाने के लिए संबोध के बारे में ये समझा जाए कि ये व्यक्ति मुझसे अलग है, जो मुझसे अलग है उस तीनों काल में अलग है। वो कितनी वननेस हो थॉट प्रोसेस में, लेकिन वो आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, दोनों के सब कुछ अलग अलग है, दोनों का फ्यूचर अलग है, दोनों का पास्ट अलग था और अब वर्तमान में केवल मात्र कर्म के फल से हमारा मिलना हुआ है। लेकिन ये मिलना भी जितनी देर की जिंदगी है उतनी देर के साथ साथ ऐसा ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये समझ में आए कि ये ऋणानुबंध जिसके अंतर्गत हम स्टेप नंबर 1 सुन रहे हैं, स्नेहानुबंध। और ये स्नेहानुबंध जो है कि स्नेह में दोनों बंधे हुए हैं, प्रेम में दोनों बंधे हुए हैं, लेकिन इसमें ही संभलने की जरूरत है, क्योंकि मीठे फलों को ही बताया था कीड़े लगने की संभावना है। ये मीठे मीठे रिश्ते जो हैं यही फिसलाते हैं, इसी से चिकने कर्म बंद भी होते हैं। तो कैसे बचे, कैसे संबोध जगाया जाए? और कौन इतिहास के अंदर ऐसा कोई दृष्टांत आपको याद आता हो, आपको जितना पता हो उसमें से आप रिकॉल करना कि आपको कोई याद आता हो ऐसा कैरेक्टर जिन दो के बीच में बहुत बहुत संबंध था, प्रेम वाला स्नेहानुबंध था, और उन्होंने स्नेहानुबंध में संबोध कैसे जगाया उसके भाव अवसर भी सुनेंगे। आज का सामूहिक तत्व में काय क्लेश यानी